So structure analysis. ऐसे ही स्ट्रक्चर एनालिसिस। सो जब भी हम स्ट्रक्चर एनालिसिस देखते हैं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेसिक देखना पड़ता है। तो बेसिक क्यों चाहिए? तो बेसिक अगर आपको आ रहा है तो ही आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली आपको क्या वहां पे किस तरह का लोडिंग लग रहा है और किस तरह का मैकेनिज्म है या फिर स्ट्रक्चर है, यह आपको वहां से पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने को बेसिक देखना पड़ता है। तो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला है दैट दिस बैच बिलोंग्स टू बेसिक। ओके, सो गाइस 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये आपको बुकलेट फॉलो करना है इंट्रोडक्शन तक। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का सबको शेयर स्क्रीन दिख रही है गाइस? शेयर स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या देखिए, स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स यूज्ड टू सपोर्ट लोड। ओके, ये आपको यहाँ पे देखिए। तो आप यहां से ये सब कुछ फॉलो करो, कहाँ तक? पिन जॉइंट जॉइंट्स तक आप ये पूरा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूरा फॉलो करो। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मत देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह रहेंगे क्या रहेंगे। अब ये आपको कहाँ पे यूज होंगे, ये आपको सब, जैसे आपको इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर यूज करना है जहां पे आपको वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, इधर का मोमेंट आपको इधर नहीं चाहिए, वहां पे आपको ये सब कुछ यूज होने वाला है। तो इसका सामने यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अपन जाते हैं फर्स्ट बेसिक पे। ओके, फर्स्ट आवर चैप्टर इट इज बेसिक। फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट। रहने को ना, व्हाट इज स्ट्रक्चर? अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी, बुक की डेफिनेशन देखी, अभी हम लिखेंगे उसको, समझेंगे कि किस तरह है करके। ओके, व्हाट इज स्ट्रक्चर? व्हेन अ इलास्टिक बॉडी, गाइस लिखो, व्हेन an elastic body is subjected to external फोर्स। किसी को बोर्ड आधा वगैरह दिख रहा है, ऐसी है क्या? पूरा दिख रहा है ना बोर्ड? ऐसी कोई नहीं ना, किसी को बोर्ड आधा दिख रहा है? अगर कोई हॉरिजॉन्टली नहीं देख रहा होगा, अगर वर्टिकली मोबाइल पकड़ के देख रहा होगा अपना ऐसी, उसको आधा ही दिखेगा। प्लीज रोटेट कर लो और फुल स्क्रीन कर लेना, तो ही आपको बोर्ड पूरा दिखेगा। ओके, फॉर गूगल मीट के लिए मैं बात कर रहे हैं। ओके, व्हेन एन इलास्टिक बॉडी आपको दिख रहा है प्रज्ञा? आप सर हाँ हाँ, आप वो आपका मोबाइल ऐसी रोटेट कर लो और फुल स्क्रीन करो उसको, ऑटो रोटेट ऑन कर लो, फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको पूरा बोर्ड दिखेगा। ओके, कटे हुए नहीं दिख रहा ना यहां से? आ गया पूरा फुल स्क्रीन?
Please say yes or no. Okay. So when an elastic body is subjected to external forces, it developed internal resistance, internal resistance against deformation. It an elastic body do not have rigid body movement. Then it is said to be a structure. Okay. तब उसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. अब स्ट्रक्चर यानी यहाँ पे तो आपको डेफिनेशन से तो पता चल गया होगा, लेकिन इलास्टिक बॉडी यानी क्या? जब मैं एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं तब वो सम डिफॉर्मेशन जो भी है वो डिफॉर्मेशन उसमें हो रहा, तो वो डिफॉर्मेशन होने के बाद जब मैं लोड उसको निकाल रहा हूं तो वो उसके ओरिजिनल स्टेट पे आ रही है विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन. यानी परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन उस बॉडी में कुछ भी नहीं. आपने 10 केजी का लोड उठाया, आपने रख दिया. ओके, 10 केजी का लोड उठाया, आपको थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस आया, आपने रख दिया. आपका कुछ भी यहाँ पे परमानेंट क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है. दैट इज नथिंग बट अवर इलास्टिक बॉडी, और बॉडी इट इज इलास्टिक बॉडी. सो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सपोज कोई एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये, दैट इज आई एम टेकिंग अ स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे पेन रख रहा हूँ, इसका लोड यहाँ पे आ रहा लेकिन कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा. दैट इज नथिंग बट इलास्टिक बॉडी. ओके, दैट इज नथिंग बट इलास्टिक बॉडी. पिन उठा रहा हूँ, अगेन इसके ओरिजिनल स्टेट पे ही है. ओके, सो जो बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के बाद फिर से वो जो है अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, तो दैट इज इलास्टिक बॉडी. ओके, अप्लाई कर दिया हमने, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, हमने लोड निकाल लिया, डिफॉर्मेशन वापस चले गया. अब जो भी लोड अप्लाई किया था हमने, उसके वजह से कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, तो इंटरनल फोर्स बॉडी देंगी, खुद इंटरनल फोर्स कुछ ना कुछ बॉडी देंगी. तो वो इंटरनल फोर्स कहां तक देंगी? उसके स्ट्रेंथ तक देंगी. प्लीज नोट दैट थिंग. इंटरनल फोर्स वो कहां तक देंगी? उसके स्ट्रेंथ तक देंगी. अगर मेरा लोड इलास्टिक पॉइंट के ऊपर अगर चले गया तो इलास्टिक बॉडी कन्वर्टेड टू प्लास्टिक बॉडी, तो फिर रिजिड बॉडी मोमेंट उसमें आएगा. तो आपको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर में मेरा रिजिड बॉडी मोमेंट नहीं आने को, यानी मेरा परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशंस नहीं आने को, तो ही मैं उसको स्ट्रक्चर बोलूंगा. अब आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में मुझे क्या देखना है? तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि बॉडी मेरी इलास्टिक में रहे और बॉडी में मेरे क्रैक्स नहीं है. अब मेरा क्रैक्स नहीं आने को ना, इसलिए मुझे उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ मैं फाइंड आउट कब करूंगा? जब मैं इसके डिजाइनिंग में जाऊंगा. यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट कि उसका आपका उसके ऊपर लोड, एक्सटर्नल लोड के वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना दे सक रहा है, इंटरनल फोर्स कितना है, ये आप उसमें निकाल रहे हैं.
कि इंटरनल रोटेशन इतना हो रहा है, इंटरनल डिफॉर्मेशन इतना हो रहा है एक्सटर्नल लोड लगने की वजह से, तो वो लोड और वो डिफॉर्मेशन के लिए मुझे डिजाइन करना है. दैट डिजाइन कम्स इन आरसीसी और स्टील. डिजाइन कम्स इन आरसीसी और स्टील. प्लीज नोट दैट थिंग. ओके. अगर अभी अभी मैंने क्या बोला है कि उसके स्ट्रेंथ तक रहा तो ठीक है, उसके स्ट्रेंथ तक रहा तो ठीक है, उसके स्ट्रेंथ से बाहर चले गया तो प्लास्टिक में जाएगा. यानी अगर इलास्टिक स्ट्रेंथ तक मेरा मैं लोड लगा रहा हूं तो ठीक है, उसके बाहर अगर मैंने लोड यानी उससे ज्यादा, मैंने इलास्टिक तक मेरा सपोज 100 किलो न्यूटन का लोड है, मैंने 101 लगा दिया, तो इलास्टिक से मेरा 1 किलो न्यूटन मेरा लोड ज्यादा है, तो वो 1 किलो न्यूटन की वजह से सम पार्ट ऑफ मुझे परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा. तो दैट परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन इन प्लास्टिक. ओके, दैट परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन इट इज इन प्लास्टिक. ओके. सो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रक्चर. This is structure. Okay, this is unstable structure if we have two rollers. Unstable. इधर से लोड लगा दूंगा तो भाग जाएगा, दोनों रोलर है करके. ये स्टेबल एंड स्ट्रक्चर है. ओके, स्टेबल एंड स्ट्रक्चर है. व्हाट इज मैकेनिज्म नाउ. अभी ये स्ट्रक्चर हो गया, देन वी मूव टू द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म कब होगा, जब मैं अभी यहाँ पे जो भी लोड लग रहा है, लोड की वजह से यहाँ पे रिएक्शंस देगा, डिफॉर्मेशंस, मेरा जो भी डिफॉर्मेशंस आ रहा है वो डिफॉर्मेशंस मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेगा, डिफॉर्म नहीं होगी बॉडी. बॉडी इट इज इन इलास्टिक में रहेंगी, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा स्ट्रक्चर. मैं उसको क्या बोलूंगा, स्ट्रक्चर. ओके, मैं उसको बोलूंगा स्ट्रक्चर. ओके, बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, होगी तो भी उसका डिफॉर्मेशन कौन ले लेगा, उसका रेजिस्टेंस ले लेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेगा उसका डिफॉर्मेशन. तो दैट इज इन स्ट्रक्चर. ओके, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि इलास्टिक में अगर मेरी बॉडी है तो मैं उसको स्ट्रक्चर बोलूंगा. इलास्टिक के बाहर जब भी प्लास्टिक में आ जाएगा तब मैं उसको मैकेनिज्म बोलूंगा, जो आप अभी स्टील स्ट्रक्चर में सीख रहे हो. ओके, then move for second, it is mechanism. Mechanism. What is mechanism? What is mechanism? Mechanism क्या है? Okay. If no resistance set, if no resistance is set up by an elastic body, and have a rigid moment, have a rigid moment, movement, it is called mechanism. It is called mechanism. What is mechanism now? Okay. If it is, मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया. ओके, एक स्ट्रक्चर ले लिया और एक सेक्शन ले लिया बीम का. तो बीम के सेक्शंस पे मैंने इसकी स्ट्रेस डायग्राम निकाल ली.
तो स्ट्रेस डायग्राम में मुझे डायरेक्टली इस तरह की स्ट्रेस डायग्राम दिख रही है, दैट इज इन प्लास्टिक। ओके, इस तरह की स्ट्रेस डायग्राम मुझे दिख रही है, दैट इज प्लास्टिक स्ट्रेस डायग्राम, प्लास्टिक स्ट्रेस डायग्राम, दैट इज सिग्मा वाई, सिग्मा वाई मेरा यील्ड स्ट्रेस अपर फाइबर तक चलेगा, तो मुझे इस तरह की स्ट्रेस डायग्राम दिख रही है। ओके, यील्ड स्ट्रेस मेरा अपर फाइबर तक चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इलास्टिक बॉडी में यानी स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं, तो स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं देख रहा यही थिंग, ओके, सो मुझे कुछ इस तरह की स्ट्रेस डायग्राम दिख रही है, दैट इज सिग्मा वाई, दैट इज सिग्मा वाई। स्ट्रेस एट अ सेंटर इट इज 0, सिग्मा वाई लीनियरली वैलिड। अब ये ऐसी क्यों दिख रहा है, ऐसी क्यों दिख रहा है? ओके, तो यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रक्चर है उस पे लोड रिमूव करने के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो 0 हो जाएगा, बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी विदाउट कॉजिंग परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इन दिस मैकेनिज्म, अगर मैं मैकेनिज्म बोल रहा हूं, नो रेजिस्टेंस सेटअप अ बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी। ओके, इलास्टिक बॉडी पे कोई भी सेट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है वैसे यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, नो रेजिस्टेंस। ओके, तो परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, यानी आपका एक परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपका बन जाएगा और आपकी बॉडी बिहेव करेंगी टूटने के लिए एट अ फेल्यूर, एट स्टेज ऑफ फेल्यूर। सो व्हाट अ स्टेज ऑफ फेल्यूर नाउ? सपोज दिस इज लोड, दिट इज कोलैप्स लोड, गिरने वाला लोड, ये लोड पे गिरना है मेरा स्ट्रक्चर, तब मेरा मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक दैट डल, और ये गिर जाएगा यहां से, तो गिर जाएगा तो इधर और इधर ऐसे गिर जाएगा, तो गिरते वक्त जो भी मोमेंट ऑफ दैट कोलैप्स टाइम दैट इज प्लास्टिक मोमेंट, मोमेंट एट दैट कोलैप्स टाइम दैट इज प्लास्टिक मोमेंट, एमपी, एमपी। आप बोलेंगे सर ये प्रैक्टिकली कहां पे देखने को मिला? प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता अभी थोड़ी देर में दिखाता, आप ध्यान रखो, ये दोनों चीजें आपने को देखने को मिलते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर without any cracks, without any mark of the deflection, we known as a structure। मैं उसको स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि वो स्ट्रक्चर है, ओके, बट some cracks is occur, some deformation is occur, and deformation it is in the below the load, that is a mechanism। और वो मैकेनिज्म हम कॉलेज में ही, अब हमारा जो कॉलेजेस है कॉलेज में ही हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। एक बीम कास्ट करना पड़ता है, बीम कास्ट करके उसके ऊपर लोड लगाना पड़ता है, जितना उसकी डिजाइन कैपेसिटी है वहां तक ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही पार्ट है। इट इज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द आरसीसी। एसएम में ही आपको आईआईटीज और एनआईटीज में ये देखने को मिलता है डिग्री में, एंड ऑल्सो यूरोपियन कंट्रीज में। ओके, सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कोलैप्स लोड है, जिस लोड पे मेरा फर्स्ट क्रैकिंग ऑकर हुआ, जिस लोड पे मेरा गिरने का पार्ट चालू हो गया, फर्स्ट क्रैकिंग ऑकर हो गया एंड देन सडन कोलैप्स। तो कोलैप्स लोड जो जस्ट बिफोर अ कोलैप्स जो भी लोड मैंने अप्लाई किया था, दैट लोड इट इज नथिंग बट माय कोलैप्स लोड। और वो जो मेरा कोलैप्स लोड रहेगा, तो कोलैप्स होते वक्त क्या मेरा किस तरह मेरा यहाँ पे मेरा प्लास्टिक पॉइंट यानी जो मेरा टूटने वाला पॉइंट बन रहा है, दैट टूटने वाला पॉइंट इट इज नथिंग बट माय, टूटने वाला जो भी मेरा पॉइंट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक hinge, that is basic knowledge। okay,
दैट इज बेसिक नॉलेज। तो प्लास्टिक हिंज मेरा यहाँ पे रहेगा। अब मेरा प्लास्टिक हिंज वहां पे है, तो व्हाट इज द स्ट्रेस डायग्राम फॉर दिस टू डिफरेंस? ओके, क्या स्ट्रेस डायग्राम में डिफरेंसेस है कि मैं आपको ये जो स्ट्रेस डायग्राम है दैट इज प्लास्टिक इलास्टिक स्ट्रेस डायग्राम एंड दैट इज प्लास्टिक स्ट्रेस डायग्राम। तो इलास्टिक से प्लास्टिक स्ट्रक्चर मेरा कैसे जाएगा? पहले तो ये इलास्टिक में है, इलास्टिक के बाद मेरा प्लास्टिक में चले गया तो स्ट्रक्चर का नाम मेरा मैकेनिज्म हो गया। प्लास्टिक में जाने के बाद जब टूट रहा है तब मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। जब टूट रहा है तब मैकेनिज्म हो गया। देखो, आप बच्चे थे, आपका नाम कुछ अलग होगा, आप बड़े हो गए, आप जॉब पे लग गए, आप मैनेजर वगैरह बन गए, आप हेड वगैरह बन गए, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड वगैरह बन गए, तो आपका नाम एचओडी हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह स्ट्रक्चर का भी नामकरण अलग अलग हो रहा। देखो, पहले क्या हो रहा कि पहले स्ट्रक्चर इलास्टिक स्टेज में है तो उसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इलास्टिक स्टेज से वो जब छोड़ दिया, उसने प्लास्टिक में चले गया, और प्लास्टिक में जाने के बाद वो जब टूट रहा है तब उसका नाम क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। उसका नाम क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा आपको? इस दोनों का फर्क समझा गया? किसी को भी डाउट होगा तो फिर से आप पूछ सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको जब साइट पे जाते हैं तब आपको सबसे पहली चीज यही पूछी जाती है, अच्छे साइट्स पे, अपने नागपुर हो गया, अपना जो G+1 G+2 साइट्स पे, ये तो किसी को भी पता नहीं रहता। when we move for G+10 G+14 when we move for above the G+10, this things is okay. So अभी मुझे क्या देखना है कि मुझे स्ट्रेस डायग्राम किस तरह मेरा बिहेव करता है, ये मुझे देखना है। यानी व्हाट इज द बिहेविंग ऑफ माय स्ट्रेस डायग्राम। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये आपने सॉम में पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है? सॉम में पढ़ा है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आपने सॉम में पढ़ा है तब आपने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, देन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दैट PL के बाद आपने इलास्टिक स्टेज तक देखा है, ओके, दैट A पॉइंट, then upper yield point that is B point, then lower yield point that is C point, then आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, lower yield point that is C point, then plastic, and then again plastic, strain hardening, strain softening वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता बाद में। सॉफ्टनिंग अपन बोलते हैं कि वो थेरोटिकली है, यहाँ पे मेरा फेल हो जाता। तो देखो, स्ट्रक्चर कहां से कहां तक मेरा इलास्टिक में है, तो स्ट्रक्चर मेरा यहां से यहां तक इलास्टिक में है, ये पार्ट मेरा इलास्टिक है, ये बचपन है उसका। बचपन के बाद वो मैच्योर कहां पे हो रहा? इलास्टिक तक वो मैच्योर्ड है। मैच्योरिटी खत्म कहां पे हो रही? बुढ़ापा कहां पे चालू हो रहा? बुढ़ापा बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर का, ये बुढ़ापा है प्लास्टिक। और मैकेनिज्म कब बन रहा है? यहां पे मैकेनिज्म बन रहा, यहां पे क्या बन रहा? मैकेनिज्म। फेल पे मैकेनिज्म बन रहा है। कहां पे? फेल पे मैकेनिज्म बन रहा है। पहले इलास्टिक में, इलास्टिक से प्लास्टिक में गया, बुढ़ापा बहुत बड़ा है, ओके, प्लास्टिक में चला गया। प्लास्टिक में जाने के बाद फेल कहां पे हो रहा? अपर यील्ड पॉइंट जो भी मेरा रहे, यानी अपर अल्टीमेट लोडिंग कैपेसिटी जो भी आपकी रहेंगी, दैट अल्टीमेट लोड कैपेसिटी इज नथिंग बट अवर कोलैप्स लोड। अल्टीमेट लोड, इट इज नथिंग बट अ कोलैप्स लोड। लोड इज नथिंग बट अ कोलैप्स लोड। आपको नहीं समझ रहा है तो आप प्लीज पूछो, ये कुछ आपको अगर ऊपर से जा रहा होगा तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता कि बॉडी इट इज इन कोलैप्स कंडीशन में कैसी दिखती है, एंड बॉडी इट इज इन इलास्टिक में कैसी रहती है, और इलास्टिक से प्लास्टिक कैसी बिहेव करती है। वी सीन दिस, ओके, 1 मिनट।
That is practically possible. Body seems to be beam. Firstly, they took it as beam. Okay. One minute, guys. We seen this in picture. ये पिक्चर में आप देख सकते प्लीज. ये पिक्चर में आप देख सकते, देखो आपका जो ये है यहां से क्रैक हो रहा है, दिख रहा है सबको. आपको दिख रहा है क्या बीम? हाँ सर. ओके, तो ये यहाँ से फेल हो रहा है, यहाँ से फेल हो रहा है, फेल होके वो गिर जाएगा. इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म. यहाँ पे फॉर्म मैकेनिज्म होगा जब टूटेगा जस्ट बिफोर ब्रेक, मैं मैकेनिज्म बोल सकता हूँ. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगाया गया है, ये मेरे ये रहते हैं, यानी मेरे फेल्यूर के लिए मैं अप्लाई करता हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो सपोर्ट्स है, मेरे दो सपोर्ट्स पे मैंने रख दिया है. तो यहाँ पे शेयर फेल्योर होके टूट रहा है. ओके, शेयर फेल्योर होके टूट रहा है. जब शेयर फेल्योर होके इस तरह के 45 डिग्री एंगल्स है, ये दिस आर द 45 डिग्री एंगल्स टाइप ऑफ फेल्योर्स में. और यहाँ पे ये फ्लक्चरल फेल्योर हो रहा है. यहाँ पे लोड आपने लगा लिया पूरा का पूरा, तो यहाँ आपने अपने पॉइंट लोड लगाए थे, तो यहाँ पे आपने शेयर फोर्स सबसे ज्यादा लगता करके शेयर फेल्योर यहाँ पे आपका हो रहा है बीम. और यहाँ पे आपका जो फेल्योर होगा वो कौन सा फेल्योर होगा, वो आपका बेंडिंग फेल्योर होगा. दैट बेंडिंग फेल्योर होने के कारण यहाँ पे आपका मैकेनिज्म फॉर्म होगा. तो आप बोलोगे ये रियल स्ट्रक्चर में, अभी मैंने आपको ये रियल स्ट्रक्चर ही दिखाया, रियल स्ट्रक्चर है. रियल स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पे फेल हो रहा है. और फेल होने के ये क्यों रहता है, आपने अगर 5 मीटर आपका स्पैन है और 5 मीटर के स्पैन में आपने 230 बाय 230 का बीम कर दिया, तो वो यही हाल होगा वो बीम का. इसी तरह टूटेगा वो कुछ दिनों के बाद. ओके, अगर इनएडिक्वेट साइज रही, इनएडिक्वेट यानी जितनी साइज चाहिए उतनी साइज आपने प्रोवाइड नहीं की और मेरा सेक्शन फेल है, तो उसको इनएडिक्वेट बोला जाता है. अगर इनएडिक्वेट साइज आपने अगर प्रोवाइड कर दी और उसके ऊपर ज्यादा लोड है, तो 101% यही हाल उसके होने हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर मैक्सिममली करते हैं. ओके, जैसे कि अभी ये भी आपका एक एग्जांपल है कि आपका एक एग्जांपल लेके किया गया है. ये कॉलेजेस में किया जाता है, एनआईटीज कॉलेजेस में.
ओके, कॉलेजेस में दिखाया जाता है फूड के, और कहाँ पे प्लास्टिक फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये पूरा प्लास्टिक में फॉर्म हो गया है। जब तक कोई भी क्रैक नहीं है, जीरो क्रैक रहे, मेरा मेरा बीम इलास्टिक में है। One crack is occur, one permanent set of deformation is occur, your body goes to elastic to plastic. First ill point is occur. फर्स्ट हिल पॉइंट कहां पे रहेगा आपका, जब फर्स्ट क्रैकिंग आएगा तो फर्स्ट हिल पॉइंट आपका रहेगा, और सेकंड हिल पॉइंट इट इज योर डिजाइन स्ट्रेस। सेकंड इन पॉइंट इट इज योर डिजाइन स्ट्रेस गाइस। ओके, सो ये आपका वहां मिलेगा। आपको समझ गया है और आपको दिखाने की जरूरत है क्या? यहाँ से गेजेस से आप गिन सकते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे गेज लगा है, गेज लगाने से आप एक्सटेंसोमीटर भी लगा सकते हैं, आप वहां से आप गिन सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इस तरह का फॉर्म होता मैकेनिज्म, ये फॉर्म हुआ मैकेनिज्म, एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर्म हुआ। देखो जो भी लोड आपने यहाँ पे लगाया, वो लोड के बाद यहाँ से टूटा है, टूटने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म। इधर एक रोटेशन होगा और इधर एक रोटेशन होगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर था, टूटने के पहले स्ट्रक्चर के बाद ये फॉर्म हुआ मैकेनिज्म में। समझ गया क्या आपको? अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, समझ गया क्या करके, क्योंकि मैक्सिमम लोग इतना समझा के भी बोलते सर मैकेनिज्म, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ओके ओके गाइस, देन वी मूव फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप सो आपको इलास्टिक से प्लास्टिक तक की थियरी समझ गई है। दैट इज प्लास्टिक फॉर्म में होगा मैकेनिज्म में। ओके ओके, देन मूव। assumption made by structural analysis, that is also important, that is lies are very much important कि हम क्या झूठ बोल रहे हैं खुद से ही। ओके, अब आप बोलेंगे सर झूठ क्यों? assumption है ना। अगर झूठ नहीं रहता था तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट रहता था, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ assumption करने पड़ रहा है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वी टुक इट assumptions। ओके, assumptions made in structural analysis. Structural analysis. Okay. First, a structure is assumed to be elastic, is assumed to be elastic। अभी थोड़ी देर पहले इलास्टिक यानी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखते वक्त अपन ने बोला है कि ये अपनों को इलास्टिक में कब रहेगा, जब मेरा डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा। लेकिन आप आपके रियल इसमें अगर आप जाओगे तो उसमें कुछ वॉइड्स भी दिखेंगे और वो कंटिन्यू नहीं दिखेगा, तो सम क्रैक्स भी दिखेंगे। तो वो आपको कंसिडर करना पड़ता है कि बाबा वॉइड वगैरह जो भी है वो आप प्लास्टर में मिटा देना है, अपने को नहीं दिखने देना है, तो उसको आप इलास्टिक में ही कंसिडर करेंगे। ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है इलास्टिक का, दैट इज regain its original shape, shape without losing energy or strength। okay, without losing energy, okay, so that is IES 2011 huh?
यानी आप अभी इसको ईईसी भी बोल सकते हैं, ईईसी नाम हो गया इसका। आईएएस इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज नाम हो गया था आईएएस का, इसलिए उसका नाम इंडियन यानी एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्विसेज यानी सॉरी ईएसई एग्जामिनेशन सर्विसेज इंजीनियरिंग आप इस तरह बोल सकते हैं। तो दैट इज 11 2011 में पूछा गया था ये सेंटेंस। सेकंड, material of structure is assumed to be homogeneous that is identical properties in identical direction. That is not possible। हाँ, एज्यूम कर रहे हैं अपन, पॉसिबल नहीं है तो भी अपन एज्यूम कर रहे हैं। हमको एज्यूम करना पड़ रहा। अगर मैं ये बीम देख रहा, ओके, तो ये बीम में मैं एक पॉइंट देख रहा हूँ, ये तो मेरे एक पॉइंट में यहाँ पे ये सिग्मा लग रहा है, यहाँ पे भी ये सिग्मा स्ट्रेस इधर लग रहा है, यहाँ पे भी ये सिग्मा स्ट्रेस इधर लग रहा है, यहाँ पे भी देखूंगा तो यही सिग्मा स्ट्रेस इधर लग रहा है, सेम सिग्मा स्ट्रेस। तो आपका होमोजीनियस में क्या हो रहा है कि ये सपोज 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, तो सभी पॉइंट पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा और उसकी डायरेक्शन भी एक ही है और उसका ये भी एक ही है, यानी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज सेम, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज एंड मैग्नीट्यूड इट इज आल्सो सेम, और वो आइडेंटिकल डायरेक्शन में भी है। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन मुझे एज्यूम करना है क्योंकि मुझे एनालाइज करना है, दैट्स व्हाई। ओके, सो आप बोल सकते हैं सिग्मा 1 इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 4, वी कैन से। अब इसका उल्टा क्या रहता है, इसका उल्टा रहता है हाइड्रोजेनियस, जो कि एक्चुअली रहता है हाइड्रोजेनियस। सिग्मा 1 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 3 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 4, डायरेक्शन भी चेंज रहेगा, उसके वही डायरेक्शंस नहीं रहेगा। ओके, हाइड्रोजेनियस जो कि एक्चुअल में रहता है हाइड्रोजेनियस। ओके, लेकिन मुझे सॉल्व करना है, मुझे आंसर्स निकालना है, इसलिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, क्या मैं एज्यूम करना पड़ेगा कि होमोजेनियस है करके। ये मैं सॉम में भी ये एजम्पशंस लिखता हूँ, सॉम में भी मेरे ये एजम्पशंस रहते हैं। ओके, थर्ड, a material is assumed to be isotropic that is। अब आइसोट्रोपिक यानी क्या, आइसोट्रोपिक यानी क्या है, आइसो यानी सेम, सेम प्रॉपर्टीज, टॉपिक यानी डायरेक्शन,
same properties at a point, एक पॉइंट पे सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी, सेम प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस. Example, again we took a beam. Okay, on a beam, ये एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शंस में आपका स्ट्रेस सेम रहेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सेम. दूसरे पॉइंट पे अगर मैं लूंगा तो ऑल डायरेक्शंस पे मुझे सेम स्ट्रेस रहेगा, बट सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2. तीसरे पॉइंट पे जाओगे तो सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शंस. ओके, RCC slab is an example of orthotropic. ऑर्थो यानी नॉट सेम, नॉट सेम. ओके, आइसोट्रोपिक तो है, लेकिन आरसीसी स्लैब में क्या रहता है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस रहेंगे और अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेसेस मिलेंगे. ओके, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल because bending moment in x and y direction is different. is इनको भी आना है बोलते सीखने के लिए. ओके, सो आरसीसी स्लैब इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोट्रोपिक. अब ऑर्थोट्रोपिक यानी क्या बोलना है आपका कि हर एक जगह हर एक स्ट्रेस सेम नहीं रहेगा, चेंजेस रहेगा. दिस बिकम आरसीसी स्लैब. आरसीसी स्लैब में क्या होगा कि मेरा जो बेंडिंग है वो बेंडिंग, देयर इज वन वे स्लैब, प्लीज टुक इट एट वन वे स्लैब. तो ये इस तरह फोल्ड हो रहा है, इस तरह फोल्ड हो रहा है. तो फोल्ड जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे ज्यादा स्ट्रेस, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा बीच में, यहाँ पे कम स्ट्रेस रहेगा, यहाँ पे कम स्ट्रेस रहेगा. ओके, और जहाँ पे गड्ढा ज्यादा गिर रहा है वहां पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा. तो हर एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेस अलग अलग रहेगा, हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेस अलग अलग रहेगा. तो दैट एग्जांपल इट इज ऑर्थोट्रोपिक, इट इज ऑर्थोट्रोपिक. इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, नो. fourth assumption, a material is a solid and continuous. Again lie. Continuous. No void. No void. आप देखो, आप साइड पे जाओगे, आप साइट जो भी साइट है अपनी एक्चुअल साइट में मैं आपको लेके जाऊंगा. तब आप देखोगे तो जैसे ही कास्टिंग किया है, कास्टिंग के बाद मैं शटरिंग निकाल दूंगा, शटरिंग निकाल देने के बाद उसमें वॉइड्स दिखेंगे ही. तो वो दिखने को नहीं होना ऐसे बोल रहे हैं अपन, लेकिन वो दिखते ही है. लेके चलता मैं अभी आपको साइड पर. ओके, 1 मिनट. दैट इज इम्पोर्टेंट, साइड पे लेके जाना ये इंपॉर्टेंट चीज है.
प्लास्टर करने के बाद वॉइड्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन जैसे आपने शटरिंग निकाल दिया, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ शटरिंग वी हैव अ वॉइड्स। यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, साइड पे ही लेके जाना पड़ेगा उसके लिए, क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो भी देखते हैं। दिख रहा है क्या आपको? आदि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम का ऐसे ये नहीं किया है अभी। ठीक है, मेरे खुद के साइट के फोटोज आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है मुझे। वन मिनट। हेलो। इस 2 मिनट में मेरे खुद की साइड से फोटोज आ जाएंगे, तब देख लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे कैसी है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नहीं रहता। ओके भला की रहने को ना। ओके, तो ये नो वॉइड्स यानी क्या होगा कि जैसे भी आप कॉलम वगैरह वगैरह कर रहे हैं, बीम वगैरह कास्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपका ये छोटे 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 वॉइड्स आपको आप ऑब्जर्व करते होंगे जब आप जाते होंगे वहां पे साइड पे। अगर उन्होंने क्या के आपके फॉर्मवर्क लगा है, वुडन फॉर्मवर्क लगाया है, तो अगर उन्होंने ये फॉर्मवर्क किसी ने अपन यूज किया कि स्टील फॉर्मवर्क लगाया और उसमें ऑयलिंग वगैरह करके लिया, तो ये चीज नहीं आती, वॉइड्स वगैरह नहीं आते। ओके, और कॉम्पैक्शन अगर अच्छा रहा तो बिल्कुल नहीं आते। अगर कॉम्पैक्शन नहीं किया तो देन वॉइड्स इज ऑकर, देन वॉइड्स इज ऑकर, तो वो नहीं चाहिए आपको स्ट्रक्चर में। ओके, वो नहीं चाहिए स्ट्रक्चर में, तो वो भी उसका भी मैं दिखा देता आपको। वो भी एक झूठ है लेकिन वो झूठ को अपन सच में ला सकते हैं अगर मैंने अच्छे से कॉम्पैक्शन अगर कर लिया कि मटेरियल इज सॉलिड, सॉलिड पूरा पूरा सॉलिड और कंटिन्यू मैं कर सकता। और
वॉइड्स नहीं होने का ना करके कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है। कॉम्पैक्शन के लिए नीडल वाइब्रेटर जो भी है, नीडल वाइब्रेटर अपन अब उसमें डालते हैं, नीडल वाइब्रेटर से पूरा वाइब्रेट कर लेते हैं, तो उसमें से जो भी वॉइड्स रहते हैं वो वॉइड्स पूरे पूरे निकल जाते हैं, और उसमें अपना सीमेंट स्लरी एंड अपना जो कंक्रीट है वो पूरा कंक्रीट उसमें बच जाता है। क्योंकि मैक्सिमम हम जब पोरिंग करते हैं, कंक्रीटिंग पोर करते हैं, तो कंक्रीटिंग पोर करते वक्त अपने मैक्सिमम वॉइड्स वहां पे रहते हैं, मैक्सिमम एयर टाइटन वहां पे रहता है, तो वो एयर टाइटन को अपने को लूज करना है, उसको हमको निकाल देना है, उसके लिए अपने को वाइब्रेशंस करना पड़ता है। तो वाइब्रेशंस आप टैंपिंग से भी कर सकते हैं छोटे स्मॉल साइट्स पे, और आप निडल वाइब्रेटर से भी कर सकते हैं। ओके, दोनों इससे आप कर सकते हैं। ओके, दैट इज फिफ्थ assumption, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Superposition is valid. Principle of superposition is valid. Valid for uniaxial load only. Okay, valid for uniaxial load only. Superposition principle. ये रिजल्टेंट इसका जो भी मिलेगा वो मुझे SFD BMD मुझे मिल जाएगा तीनों लोड लगाए करके। लेकिन मैं क्या करूंगा, तीनों लोड के लिए सबसे पहले मैं इसका देखूंगा, देन मैं इसका देखूंगा, एंड देन मैं इसका देखूंगा सुपरपोजिशन में। तो इन तीनों की एडिशन करके जो भी रिएक्शन मुझे यहाँ पे आएंगे वो रिएक्शंस पे देखूंगा, दैट इज RB रिएक्शंस, RA रिएक्शंस। तो वो जो मैं कर रहा हूँ दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ पे वैलिड नहीं है, उसके लिमिटेशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि लोड यानी बीम पे मेरे एक साथ कंटिन्यूसली लोडिंग गिरेंगे तो उसको यूनिएक्सियल लोडिंग मैं बोलूंगा। ओके, एक इस पे तो मेरे लोडिंग्स नहीं आ रहे, तो अलग अलग लोडिंग आ रहे, तो दैट आर द यूनिएक्सियल लोडिंग्स एंड इसेंट्रिक लोडिंग्स आल्सो। सो ये मेरा अलग अलग लोडिंग रहेंगे, तो मैं अलग अलग लोडिंग के लिए अलग अलग मुझे ये करना पड़ेगा, मेरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले इसका मोमेंट लोगे, देन ऐड करोगे इसका मोमेंट, देन ऐड करोगे इसका मोमेंट, टोटल मोमेंट ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि टोटल मोमेंट एट अ सेक्शन आपको निकल गया। और आप जब भी रिएक्शंस निकालने हैं तो आपको रिएक्शंस RB इनटू दिस L प्लस दिस करके आपको RB एक पता चल जाएगा। ओके, तो दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वी टुक इट इन, जब मैं एनालिसिस करता तब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करता हूँ। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी लिमिटेशंस है कि कहाँ पे वो एनालिसिस नहीं करना है, कहाँ पे वो अपने को लिमिटेशंस देखना है। तो इसके लिमिटेशंस हम देख लेंगे। लिमिटेशंस फोटो आ गए हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाता। लिमिटेशन फॉर सुपर स्ट्रक्चर, सुपरपोजिशन। फर्स्ट, it is not valid, it is not valid for deep beam। अब डीप बीम RCC में 750 रहता है, अपने इसमें टॉर्शन के लिए 450 mm से बड़ा रहता है। 450 mm के ऊपर अगर गया तो डीप बीम रहता है, और प्रीस्ट्रेसिंग में अपना 500 mm से बढ़ा गया तो डीप बीम बोला जाता है। ओके, और ब्रीच के लिए डीप बीम जो भी रहता है, ब्रीच के लिए फॉर ब्रीच 1.5 ग्रेटर देन 1.5, दैट फॉर ब्रीच। लेकिन आप यहाँ पे लिख लो कि डेप्थ RCC के लिए डीप बीम यानी 1 मिनट, डीप बीम कब कहलाएगा, डेप्थ D is greater than 750। टॉर्शन के लिए D is greater than 450 एंड PSC के लिए प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट आर 500 mm, D is greater than 500 mm। अगर आ गया तो इसके लिए आपको वेब रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द एडिशनल स्टेबिलिटी, फॉर
additional stability due to shear. For additional stability, we provide web reinforcement. वेब रेनफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करने पड़ते हैं फॉर द शेयर. That web reinforcement, it is equals to 0.01 percentage of 0.1% of area of web, A of web. ओके, एरिया ऑफ वेब ये आपको प्रोवाइड करने पड़ता है. एडिशनल स्टेबिलिटी शेयर किलर रहता है वो. ओके, सो नेक्स्ट, ये भी आपको देखने को मिलेगा मेरे साइड पे, बिकॉज ऑफ डीप बीम मेरे साइड पे है, तो डेप्थ इज ग्रेटर देन आरसीसी की डेप्थ इज ग्रेटर देन 750 mm. तो मैंने भी वेब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं बीच में, तो ये आपको देखने को मिलेगा साइड पे. ओके, तो दैट इज वेब रेनफोर्समेंट फॉर शेयर. इट इज not valid for structures subjected to torsion. Subjected to, सबसे पहले impact लिखो, impact and vibration. Example, breach. ब्रीच के लिए नहीं है पापा. ओके, इट इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रक्चर्स yield support. It is not valid for structure having yield support. What is yielding? Yielding means horizontal or axial deformation of support. यहां पे मेरा सपोर्ट था, यहां पे चले गया. सपोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा मेंबर ही एनलार्ज हो गया, इल्ड हो गया मेंबर, तो सपोर्ट मेरा सामने चले गया. तो दैट्स व्हाई इल्ड. सपोर्ट यहां पे चाहिए था एक्चुअली, लेकिन यहां पे चले गया, तो दैट लेंथ इट इज इल्डिंग. डेल वाई इल्डिंग. ओके, सिंकिंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. अगर आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, सिंकिंग कब होगा? जब मेरा फाउंडेशन ही सेटल हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा मेरे फाउंडेशन में. फाउंडेशन कंसोलिडेटेड हो जाएगा. कंसोलिडेट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, तब उसको आप सिंकिंग बोलेंगे. ओके, तब आप उसको क्या बोलेंगे? सिंकिंग बोलेंगे. तो हॉरिजॉन्टल यील्डिंग है, सिंकिंग मेरा वर्टिकल है. सिंकिंग इट इज vertical. Okay, sinking it is vertical. Then Saint-Vincent principle is valid. Last, Saint-Vincent principle is valid. इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में और एक आता है एक्चुअली. और एक क्या है कि when a torsion not valid for non-circular
member when subjected to torsion लोडिंग। ओके, टॉर्शन लोडिंग जब रहेगा तब ये वैलिड नहीं रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन नॉन सर्कुलर मेंबर यानी रेक्टेंगुलर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इट इज सिक्स्थ, सेंट विसेंट प्रिंसिपल। सेंट वेंसेंट, sorry, Saint Venant principle is valid. सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या बोलता कि डायरेक्ट लोड यहाँ पे मत लगाओ, ऐसी मत करो। क्या करो, उस पर प्लेट लगाओ, देन इस पे लोड लगाओ, बेस प्लेट लगा के ऊपर उसको कॉलम रखो, डायरेक्ट मत रखो। ओके, क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा, ऐसी फेलियर हो जाएगा, यहाँ पे ही फेलियर हो जाएगा। डायरेक्ट प्लेट लगाएंगे तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस इतने एरिया में मेरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये अडॉप्ट करो बोल रहा है, ये अडॉप्ट मत करो बोल रहा है। ओके, दैट इज सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। सो मैं आपको वॉइड्स का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर के टाइप्स पे जाएंगे। नेक्स्ट दैट इज बेसिक, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, वन का चलो, तो अब कॉलम्स के स्ट्रक्चर ही दिख रहे लेकिन ये ही नहीं दिख रहा। ओके, नो इश्यूज। अब स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस ही दिखा लेता हूँ। देखो, यहाँ पे इस टाइप की स्टेयरकेस है। ये स्टेयरकेस में आपको यहाँ पे वाइड्स दिख रहे क्या आपको, नेकेड ऐसे वाइड आपके वाइड्स दिख रहे क्या, या मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा ये स्टेयरकेस को? 1 मिनट। अब ये स्टेयरकेस है गाइस, ये स्टेयरकेस आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, वॉइड्स दिख रहे हैं। देखो, ये वॉइड्स नहीं होने को ना, आपका कंटिन्यूअस रहने को ना, ये वॉइड्स आपके नहीं रहने को ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वॉइड्स दिख रहे क्या आपको? प्लीज से यस और नो। हाँ सर। हाँ, तो ये वॉइड्स नहीं दिखने को ना, तो ये वॉइड्स नहीं दिखने को ना, ये कंटिन्यूएशन में मुझे दिखने को ना, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, झूठ, लाइज बोल रहे हैं। अब हम कितना भी करेंगे तो भी साइड पे क्या हो जाता है, साइड पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। ये इस तरह के नहीं दिखने को ना। ओके, दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ अ कैंटिलीवर स्टेयरकेस। आप इसको कैंटिलीवर स्टेप्स बोल सकते हैं, कैंटिलीवर स्टेप्स है। ओके, ये यहाँ पे ही मेरी साइड का ही फोटोज है ये। इसका रेनफोर्समेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि रेनफोर्समेंट कैसे लिया है इसका करके। ओके, ये कास्टिंग के टाइप का है। ओके,
दिस टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट इज लाइक दिस। अभी यहाँ तक रिंग्स है सिर्फ और सिर्फ, ये एक स्टेप है। तो वी कंसिडरिंग एज दिस इज अ स्लैब। ये स्लैब के बाद ये आपका एक कॉलम है, ऐसे आप कंसिडर कर रहे हैं एक स्टेप। इसका वेट ये ले रहा है, ओके, और ये आपको एक लाइक अ स्टेप बीम जैसी ये एक्ट कर रहा है। और इधर का एक ये जो है 18 इंचेस, इट इज अ कैंटिलीवर स्लैब। 18 इंचेस इट इज अ कॉलम विद स्लैब, कॉलम विद स्लैब। ओके, इस तरह ये आपका काम करेगा। 1 मिनट, इसका भी एक वीडियो होगा एक्चुअली। नो, इसका वीडियो नहीं भेजा है, कभी वीडियो था। 1 मिनट। पूरे एनफोर्समेंट का भी वीडियो भेजा था इन्होंने। नो, ये नहीं है, दैट इज फॉर द स्लैब। ठीक है, छोड़ो। ये जब मैं आपको साइड पे फिर से लेके जाऊंगा तब आपको वो पता चलेगा कि किस तरह का वीडियो है। ओके, गॉट इट, यानी समझा क्या झूठ है क्या सच है गाइस। इसके बाद का लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और 1 मिनट